और दिल्ली की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एलजी का सख्त कदम। दिल्ली के एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर जांच की सिफारिश की। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। नई एक्साइज पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सीबीआई हेडक्वार्टर के जराये के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आबकारी पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया है केजरीवाल सरकार पर। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एलजी का सख्त कदम। दिल्ली के एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर जांच की सिफारिश की है। दिल्ली के एलजी ने बड़ा कदम उठाया। शंकर आनंद इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ा कदम उठाया है एलजी ने, शंकर आनंद, केजरीवाल सरकार के खिलाफ क्या कुछ है? सीबीआई के जराये से ये खबर आ रही है। देखिए, जिस तरह से हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को एक खत लिखा है और खत लिख करके उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी है, इस मामले में एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और उस मामले में इनको ऐसी संभावनाएं दिख रही है कि जो एक्साइज पॉलिसी है साल 2021-22 का, उसमें कथित तौर पर एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। लिहाजा इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए और तफ्तीश के लिए ही उन्होंने खत लिखा है। लेकिन ये मामला जो है अब आज का बहुत बड़ा राजनीतिक मसला भी बनने की संभावना है, क्योंकि आज इसी मामले पे हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 बजे औपचारिक तौर पर प्रेस वार्ता करके इस मामले की जानकारी देंगे और बताएंगे कि जिस तरह से खत लिखा गया है, तो हो सकता है कि उस मामले पे खत लिखने के मसले पे ही वो जानकारी देंगे। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री 1 बजे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त जो है निर्धारित हो चुका है जी। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले पर जवाब दिया जाता है तो कहीं न कहीं मसला फिर से वो दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी का मसला फिर से होने वाला है, जो पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था। तो अब ये मामला है कि अगर वो कोई भ्रष्टाचार के मसले पर अगर कोई खत लिखा जाता है या अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब वाकई में ये मसला बहुत अब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों तक जो कहा जा सकता है तफ्तीश का दायरा वो बढ़ सकता है। हालांकि सीबीआई अभी तक केस को रजिस्टर नहीं की है, लेकिन जिस तरह से खत लिखा गया है या तमाम सबूतों को, दस्तावेजों को एलजी दफ्तर से सीबीआई मुख्यालय में भेजा गया है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि उस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही सीबीआई उस केस को रजिस्टर करेगी और केस को रजिस्टर करने के बाद कई लोगों तक तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस पॉलिसी के साथ साथ शराब के जो टेंडर्स को लेकर जो एक कहा जा सकता है कि कथित तौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि कई लोगों को जो टेंडर दिया गया था, उस टेंडर में फर्जीवाड़ा किया गया, करोड़ रुपए लेकर के एक घूस की रकम जो है वो देन हुई है। तो पॉलिसी चेंज कर यहाँ पर एक तरह से रिश्वत का मामला, एक तरह से आप इशारा कर रहे हैं रिश्वत की तरफ, आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन देखना लाजमी होगा कि आज इस मसले को लेकर दिल्ली की राजनीतिक पारा कितना गर्म होता है, कितना आरोप प्रत्यारोप से जुड़े हुए मसले जो हैं वो इस मामले में आज देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, उस पॉलिसी में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला था पिछले 1 साल के अंदर। देखा जाए तो जिस तरह से पॉलिसी के तहत में एक शराब के साथ एक दूसरी शराब मुफ्त, इसके साथ ही कई गली मोहल्लों में काफी दुकानें जिस तरह से खोली गई, तो किस पॉलिसी के तहत यह किया गया? बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी शराब की दुकानें खोली गई जो जिसके आसपास में काफी स्कूल हैं, मंदिर हैं या धार्मिक संस्थान हैं, उसके आसपास में ही खोले गए। तो इस मसले को लेकर भी बीजेपी कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन करते रही है, कई महीनों तक लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन रहा है। तो पॉलिसी और इसके साथ साथ जो आवंटन है, ये दोनों मसला जांच एजेंसी के रडार पर हो सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि आज इस मामले पे दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर एलजी और केजरीवाल आमने सामने होंगे। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो तब्दीलियां हुई हैं, इसमें शक है एलजी को, और उन्होंने सीबीआई को इस मामले में खत लिखा, जैसा कि शंकर बता रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई भी दे सकते हैं। तो दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नई एक्साइज पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। तो सीबीआई हेडक्वार्टर के जराये से ये खबर अभी आई है। और आगे बढ़ेंगे। बढ़ती आबादी पर बहस अक्सर होती रहती है। इस मसले पर काबू पाने के मशवरे भी मुख्तलिफ गोशों से आते हैं।
बीजेपी रुकन पार्लियामान रवि किशन आज आबादी पर कंट्रोल के हवाले से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इसके साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा में एक्सा सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिलों का मुतारफ न करने के लिए सीपीएम अरकान पार्लियामान ने चेयरमैन को नोटिस दिया है। of India made recommendations on the need of division of the Supreme Court into a constitution bench at the Delhi and session benches for 4 regions: Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata. It is also called for Supreme Court to consist of 2 divisions, namely constitutional division and legal division. And the judicial system in India is overloaded as in the today list of business. Statement by Minister Shri Ashwini Kumar Choube. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अस्थायी समिति के 11वें एवं 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट को सभापति। एक और बड़ी खबर, अहम खबर आपको दे दें, पीएम मोदी ने काबीना के आला वुज़रा के साथ मीटिंग की। पार्लियामेंट में हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी ने शिरकत की। अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। तो सरकार की हिकमत अमली आगे क्या हो, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना के आला वुज़रा के साथ मीटिंग की है। पार्लियामेंट में हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए ये मीटिंग हुई। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी ने शिरकत की और साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे इस अहम मीटिंग में, ताकि पार्लियामेंट की हिकमत अमली को तय किया जाए कि सरकार कैसे हिकमत अमली अपनी आगे बढ़ाए पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में हुकूमत की हिकमत अमली कैसी हो, इस पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने आला वुज़रा के साथ मीटिंग की। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी ने शिरकत की और साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया के इंतखाबात के बाद अब नायब सदर जमहूरिया के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले में अपोजिशन पार्टियों ने मार्गरेट अल्वा को उतारा है, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने नायब सदर जमहूरिया के चुनाव से दूरी बना दी है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना है कि मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी पर पार्टी से राब्ता नहीं किया गया। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी से राब्ता किए बगैर मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। ख्याल रहे कि तृणमूल कांग्रेस के 35 अरकान पार्लियामान हैं। और मार्गरेट अल्वा की हिमायत न करने का तृणमूल कांग्रेस का फैसला अपोजिशन के लिए बड़ा झटका है। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी से मार्गरेट अल्वा की हिमायत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरबराह इस फैसले पर नजरसानी करें। देखो, हमारा कैंडिडेट नहीं है, वो भी हमारा कैंडिडेट, उनका कैंडिडेट नहीं था कि उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया और जो पार्टी की मेंबरशिप थी उसको रिसिग्नेशन देकर ही वो कंटेस्ट किए। आज भी जो मार्गरेट अल्वा जी इंडिपेंडेंट होके कंटेस्ट कर रही है, सभी पार्टियों के समर्थन रहने के लिए उन्होंने पार्टी के हर पद को भी छोड़ा है। तो वो कॉमन कैंडिडेट है और उस पर सब लोग अपनी राय दिए थे और शरद पवार जी ने भी ममता बनर्जी को अनेक बार कांटेक्ट किया और डेरिक ओब्राय को, जो फ्लोर लीडर है राज्यसभा में, उसको भी जयराम रमेश जी ने कांटेक्ट करके बात किया। लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने एब्सेंट रहने का निर्णय लिया? फिर भी मैं अपील करता हूं कि एब्सेंट न रहे और अपोजिशन की ताकत बढ़ के यूनाइटेडली
हम फाइट करें, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग आते हैं, लेकिन इसको नहीं देखना। लार्जर इंटरेस्ट अपना जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है, और आज जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इसका बुरा इस्तेमाल करके सरकारों को तोड़फोड़ करने का, ये सब बंद हो जाए। लेकिन सर क्या ये विपक्षी एकता को झटका नहीं है जिस टीएमसी बाहर हुई? फिर नहीं, ऐसा कुछ देखिए, एक पार्टी ने अनेक है, इसमें 17-18 पार्टियां हैं, तो ये एक को हम सबको जब इकट्ठा करते हैं तो एक दो घटना ऐसे घटती है, उससे पूरा अपोजिशन दुर्बल हुआ या अपोजिशन के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर अलहदगी इख्तियार की है नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए, मार्गरेट अल्वा के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में हमें बताया नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई। एक तरफ धनखड़ के ताल्लुक से या नजरिया उनका इस तरह से है, या फिर ये एक बहाना है एक तरह से, क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है? क्या इस पर बातचीत हो रही है सियासी हल्कों में? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, और एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पूरे मामले को लेकर विपक्षी एकजुटता बनाई रखी जा सके, लेकिन जो ऐलान किया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि एब्सटेन रहेंगे, तो ये बड़ा झटका रहा विपक्ष के नेताओं के लिए कि इससे पहले टीएमसी की तरफ से जो राष्ट्रपति के लिए नेता का चयन किया गया था यशवंत सिन्हा को, उस पर समर्थन दिया गया था, और वहीं उपराष्ट्रपति के लिए जब चयन किया गया मार्गरेट अल्वा का, जो पहले कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, तो उस पर उनका समर्थन नहीं देना इस बात पर इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष उन्होंने कहा कि जयराम रमेश की तरफ से कोशिश की गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, जो डेरेक ओब्रायन उनके नेता हैं, राज्यसभा में फ्लोर लीडर है, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसको जानने की कोशिश की जाएगी और इनके तरफ से एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी। अपील की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो नेता विपक्ष हैं, कि वो अपील करेंगे कि एक बार फिर से जो फैसला लिया गया टीएमसी की तरफ से, जो ऐलान किया गया, उस पर पुनर्विचार करें। जी रवि, ये धनखड़ की वजह से तो नहीं, एक वजह क्योंकि वो गवर्नर रहे हैं वहां पर बंगाल में, तो उनके खिलाफ एक तरह से एक नाराजगी का इजहार है ममता बनर्जी का। देखिए, दो वाक्य हैं, अगर आपको नाराजगी जतानी होती तो आप उनके खिलाफ वोट करते हैं, और अगर एब्सटेन करना है, इस तरफ इशारा किया जाता है कि वो जिस तरह का रवैया इस्तेमाल किया गया विपक्ष को, उसके रवैये से नाराज हैं। ममता बनर्जी के बारे में सब जानते हैं कि वो तुनक मिजाज हैं, उनका फैसले कभी भी फैसले ले सकती हैं, कभी वो नाराज हो सकती हैं, और जो वजह बताई गई कि उन्होंने कहा गया कि उनको अप्रोच नहीं किया गया था, जब कैंडिडेट अनाउंस किया जाता तो उनको अप्रोच नहीं किया गया, उनसे संपर्क नहीं साधा गया था, तो एक बड़ी वजह बताई गई है। हालांकि कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि जयराम रमेश लगातार संपर्क में थे डेरेक ओब्रायन से, और लगातार वो बातों को बता रहे थे। जहां तक सवाल है कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को लेकर जरूर माना जाता है कि जब तक वो राज्यपाल रहे, अभी भी राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, तो उस दौरान तक दोनों के बीच तलखी छिपी हुई नहीं है। ये फैसला है, इस फैसले को मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महंगाई और जरूरी अशिया पर जीएसटी शरहों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन पार्टियां मुसलसल एहतजाज और हंगामा कर रही हैं। अपोजिशन पार्टियां आज भी पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलें जीएसटी शरहों में इजाफे से मजीद बढ़ गई हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। अपोजिशन जमातें जरूरी अशिया पर आयद करदा जीएसटी वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई इसी हंगामे के पेश नजर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, व्हीलचेयर ब्रेल पेपर पर जीएसटी के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने अर्जी पर जल्द समाअत की अपील की गई है। जीएसटी लगाया गया है कुछ ऐसी चीजों पर जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। व्हीलचेयर ब्रेल पेपर पर जीएसटी के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने ये अर्जी दी गई है और अर्जी पर जल्द समाअत की अपील की गई है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी तशवीश है कि ये पॉलिसी मसला है, ऐसे में हम किस हद तक दखल दे सकते हैं। और कोर्ट ने अर्जी पर जल्द समाअत की यकीन दहानी भी कराई है। सुशील पांडे इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब जीएसटी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, कौन है इस मामले पर, क्या कुछ कार्रवाई की यकीन दहानी भी सुप्रीम कोर्ट ने करा ली है? हाँ जी, देखिए वेल पेपर पर जो जीएसटी फिलहाल अभी केंद्र सरकार ने लगाया है, उस जीएसटी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जी। और क्योंकि इस मामले में ये कहा गया है कि दिव्यांग लोगों के जो प्रोडक्ट हैं, अगर उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लिहाजा वो वैसे ही अपने शरीर से ठीक से नहीं कुछ कर पाते हैं, अब उनके लिए अगर प्रोडक्ट पर भी जीएसटी लगाया जाए जिसमें वो बेल पेपर खरीदते हैं या व्हीलचेयर खरीदते हैं या छड़ी खरीदते हैं, इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी लगाया गया है वो फिलहाल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है, ऐसे में उनको ये देखना होगा कि इस पूरे पॉलिसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से इंटरवीन कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आदेश जारी कर सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस याचिका पर जिलानी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सरकार से जवाब तलब कर सकता है, क्योंकि आज पहले बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बातें रखी गई हैं। जब याचिका दाखिल होगी और प्रॉपर सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप में केंद्र से जवाब मांगा जाएगा और केंद्र को ये जानकारी देनी होगी कि आखिर किन परिस्थितियों के बीच में उन्होंने इस प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उनके प्रोडक्ट पर जो फिलहाल जीएसटी लगाई है, उसके पीछे की वजह क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। तो जीएसटी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। व्हीलचेयर और ब्रेल पेपर पर जो माजूर लोग हैं उनकी चीज़ों पर भी जो है जीएसटी लगाया गया है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो किस हद तक इस मामले में दखल करेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू नई सदर जमहूरिया होंगी। सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार ने मौसर जीत दर्ज की है। उनकी जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने द्रौपदी मुर्मू से उनकी दिल्ली रिहाइशगाह पर मुलाकात की और शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की। नवमंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को ओहदे का हलफ लेंगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। और हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए मुल्क भर में जश्न का माहौल है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अलीग बिरादरी भी इस इंतखाब पर खुशी का इजहार कर रही है। इस्लामी स्कॉलर और शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने मुल्क के सदर जमहूरिया के लिए मुंतखब होने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनका इंतखाब खवातीन का एजाज है और मुल्क के मफाद में लिया गया फैसला है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा के मुंतखब होने पे मैं ख़ुद उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अलीग बिरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका इंतखाब यकीनन एक ख़ातून का एज़ाज़ भी है और ये देश हित में लिया गया फ़ैसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके मुंतखब होने से यकीनन ये मुल्क मजबूत होगा और मुल्क में जो समाजी जो ताना बाना है वो भी मजबूत होगा और जो सरकार की और जो हिंदुस्तान की रगो रेशा में जो महिलाओं का ख़वातीन का जो सम्मान और एजाज़ है उससे भी इसमें मजबूती मिलेगी। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी खातून सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर जहां पूरे मुल्क में जश्न का माहौल जारी है, वहीं मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मुबारकबाद देते हुए उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के जरिए द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वज़ीर आला ने द्रौपदी मुर्मू की भोपाल आमद और उनके तारीखी इस्तकबाल को याद करते हुए आज के दिन को हिंदुस्तान की तारीख के लिए अजीम दिन से ताबीर किया है। आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है।
पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।